अब कुछ स्थानीय मुद्दों पे बात करते हैं। आप पहले सांसद रही, सोनिया जी नीमच आई थी और ये कहा था कि आपको एक नहीं 2 सांसद मिलेंगे, तो यूपीए की सरकार भी रही। तो आपका वो पुराना कार्यकाल और पिछला कार्यकाल जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधीर गुप्ता जी का था, आप उस दोनों में क्या फ़र्क देखती हैं? एक बड़ी चीज़ का फ़र्क मैं देखती हूँ कि जब मैं सांसद थी उस समय की परिस्थिति और सुधीर गुप्ता जी के सांसद कार्यकाल की परिस्थिति तकरीबन पहले तो एक जैसी थी, क्योंकि हम दोनों सत्तारूढ़ दल के सांसद थे। उनको एक एडिशनल फ़ायदा और मिला कि प्रदेश में भी उनकी पार्टी की सरकार थी, अभी पिछले 4 महीनों को अगर छोड़ दें तो। लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई नई रेलगाड़ी नहीं मिली। नीमच को तो बल्कि और नुकसान ही हुआ रेलों के मामले में। नीमच में हवाई पट्टी का विकास हो सकता था, उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। हमको कोटा, अहमदाबाद, उदयपुर, इंदौर, चारों शहर जहाँ पे बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं, नौजवान भी जाते हैं, इलाज के लिए लोग जाते हैं, हम उम्मीद करते थे कि कोई रेलगाड़ी हमें नहीं मिलेगी, वो हमें नहीं मिली। किसी भी रेलवे लाइन सर्वे पर कोई भी काम आगे नहीं बढ़ा। फिर जैसा मैंने पहले भी कहा, रतलाम को मेडिकल कॉलेज मिला, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो नहीं मिल पाया, हम उससे वंचित रहे। कोई बात नहीं, मेडिकल कॉलेज का हो सकता है कि कोई क्राइटेरिया हो, लेकिन फिर कोई और प्रदेश स्तर का कोई शैक्षणिक संस्थान हमें संस्थागत रूप में मिल सकती थी, लेकिन उस दिशा में कोई पहल नहीं हुई। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में नया गांव का विकास होना था, उसमें कोई पहल नहीं हुई। तो ये मैं देखती हूँ कि पिछले 5 साल का हमारा कहीं ना कहीं हम पीछे हुए हैं। मेरे अपने कार्यकाल की अगर बात करूं तो उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत अप एंड डाउन करने वाले लोगों को एक डेमो ट्रेन की थी, जो हमें मिली। और लगातार वो ट्रेन पहले तो चित्तौड़ से इंदौर और फिर भीलवाड़ा से इंदौर आती जाती थी, वो हमारे लिए एक बड़ी बात थी। इसके अलावा 3 रेलवे लाइन सर्वे की घोषणा कम से कम बजट में हो गई थी, जिसमें कोटा सिंगोली रेलवे लाइन भी शामिल है। तीसरी बात यह कि हमारी सारी नगरीय निकायों को पेयजल और आवास के लिए जो केंद्र की सरकार की योजनाएं थी उसका लाभ मिला। हमारे दोनों जिलों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का जो केंद्र सरकार की योजना थी उसका लाभ मिला। हमारा जिला, दोनों संसदीय क्षेत्र के दोनों जिले पर्यटन के पिक्चर में कहीं ना कहीं आए, उसके मानचित्र में, देश के मानचित्र में वो कहीं ना कहीं आए, उनका कुछ उन्नयन हुआ। फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि उस समय ये भी सोच बन गई थी कि चंबल का पानी हम कैसे करेंगे, कैसे हमारे क्षेत्रवासियों को उसका फ़ायदा पहुँचाएंगे। फिर हम लोगों ने लेकिन देखा कि पिछले 5 सालों में इनमें से किसी भी काम में 1 इंच भी हम आगे नहीं बढ़े। तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि जबकि राज्य में इनकी सरकार थी, केंद्र में इनकी सरकार थी, हमारे माननीय सांसद महोदय पार्लियामेंट में ऐसा भी नहीं कह सकते कि सक्रिय नहीं रहे, वो काफ़ी अच्छे प्रखरता से बोलने के लिए जाने जाते हैं। उतने सब के बावजूद भी हमको इन सारे अलग अलग एरियाज़ में क्यों फ़ायदा नहीं मिला, हम लोगों को हम कहाँ पीछे रह गए, और पूरे संसदीय क्षेत्र को उन्होंने एक नज़र से क्यों नहीं देखा। नीमच के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों, ये नीमच का हर बच्चा, हर नागरिक उनसे पूछना चाहता है। तो ये सारे वो मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि लोगों तक पहुंचना। ये जो मुद्दे आपने बताया दीदी, इसके साथ एक अहम मुद्दा और है, और वो नीमच मंदसौर संसदीय सीट जो है, यहाँ पे अफीम का उत्पादन होता है और बरसों से यहाँ का अफीम किसान सरकार की तरफ इस उम्मीद से देख रहा है कि अफीम का सरकारी भाव बढ़े, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस पहल अभी तक नहीं हुई। क्या कहना चाहिए आप? मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर अफीम उत्पादक किसानों ने समय समय पर जब मुझसे भी मिले हैं तो ये पक्ष उन्होंने रखा है। इसके अलावा जो एनडीपीएस एक्ट में वो महसूस करते हैं कि कुछ संशोधन होना चाहिए, या जिसके कारण ज़्यादा कुछ इनोसेंट लोग भी घेरे में आते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने मुझसे समय समय पर चर्चा की है। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को इन बातों का संज्ञान लेना ही चाहिए। और तब जबकि अब अन्य फसलों के भी भाव गिरे, हमारे संसदीय क्षेत्र का तो दुर्भाग्य ये रहा है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन सोयाबीन का होता था, सबसे ज़्यादा उत्पादन फिर अफीम का होता है। इनमें से किसी भी चीज़ का हमें जब दाम नहीं मिला तो किसान की हालत, उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो लगातार कमज़ोर हुई, क्षीण हुई। तो उसके विषय में ज़रूर गंभीरता से काम करें। दीदी, अफीम से जुड़ा एक मामला और है, वो है अफीम फैक्ट्री का।
बरसों बरस से यही फैक्ट्री है जहाँ पर दीदी ना के बराबर अफीम से उसके बाई प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। हमें विदेशों से उसको ख़रीदना पड़ता है जीवन रक्षक दवाओं के लिए जो ज़रूरी चीज़ होती है। इलाके के लोग ये भी चाहते रहे कि एक और अफीम फैक्ट्री बने ताकि इसकी प्रोसेसिंग यहीं हो। और अभी जो स्टॉक जो अफीम का फैक्ट्री में रखा हुआ है, नई अफीम रखने की जगह नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या इसकी ज़रूरत है, इस पे काम किया जा सकता है? निश्चित तौर पर इसकी ज़रूरत है और काम किया जा सकता है। आपका जो इशारा है वो कोडीन फॉस्फेटेस की तरफ है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि कैंसर के ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर हम जीवन रक्षक तमाम जितनी भी दवाइयाँ हैं उनमें अगर अफीम के बाय प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकें और उसका यहाँ पर विकास कर सकें, तो हो सकता है कि हमारा क्षेत्र आने वाले समय में और भी अन्य औषधीय यहाँ पर फसलों का उत्पादन भी होता है। तो ये भी हो सकता है कि हम एक फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल हब के तौर पर जाने जाएं और उस दिशा में प्रयास अगर मुझे समय मिला तो मैं ज़रूर करूँगी। दीदी, एक दूसरी ख़ास बात यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री का मुद्दा बड़ा मुद्दा था और जो बीजेपी के प्रतिनिधि रहे उन्होंने ये आश्वासन तक दिया था कि फैक्ट्री वो चालू करवाएंगे, लेकिन 5 साल गुजरने के बाद उसमें कुछ नहीं हुआ। क्या उम्मीद करे जनता आपसे कि क्या आप अगर सरकार में आती है तो इस तरफ कुछ सोचती है आप? मैं निश्चित तौर पर इस दिशा में अपनी ओर से पूरा ईमानदार प्रयास करूंगी, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पुनरुद्धार हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दें। लेकिन उसके साथ साथ उस फैक्ट्री की फिजिबिलिटी कितनी है उसको भी समझना ज़रूरी है। उसके मशीनरी और इक्विपमेंट्स में आज की तकनीक का अब उपयोग हो पाएगा या नहीं, वो रोज़गार मूलक बनेगी या नहीं, इसका भी अन्वेषण करना ज़रूरी है। तो अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती है तो हमारी कोशिश होगी कि हम उसका एक पूरा शोधन करें और फिर उस पर एक पॉलिसी बनाएं। दीदी, मुझे लंबा अरसा हो गया ये सुनते सुनते कि 1544 गाँव में नीमच मंदसौर के गांधी सागर का पानी आएगा, लेकिन आज तक आया नहीं। और जबकि जो इस ज़िले का हक था वो राजस्थान के खाते में जा रहा है। सही बात है। ये लड़ाई कभी भी ताकत से यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं लड़ पाए। क्या आपने कोई प्रयास किया था या आगे के आप सोचती है कि ये पानी आएगा? जब मैं सांसद थी तब हमने इसके लिए सेंट्रल वाटर कमीशन से भी बातचीत की थी और उस वक्त हरीश रावत जी मिनिस्टर थे वाटर रिसोर्सेज के, उनसे भी बातचीत की थी उस वक्त। लेकिन स्थिति ये थी कि दोनों राज्यों में सरकारें भारतीय जनता पार्टी की थी। वसुंधरा राजे जी की गवर्नमेंट थी और यहाँ पर भी शिवराज सिंह जी की गवर्नमेंट थी। शुरू में ज़रूर अशोक गहलोत साहब की भी गवर्नमेंट रही, लेकिन अब मैं मानती हूँ कि हमारे लिए एक सुखद संजोग है जबकि दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं। और इनफैक्ट मैं आपको कहना चाहती हूँ कि उस वाले मेरे कार्यकाल में सुभाष सोजतिया जी एमएलए थे, उनका एक प्रश्न था विधानसभा में, उसके उत्तर में तो उस वक्त की सरकार ने ये जवाब में कहा कि उनको जो वाटर शेयरिंग के अंतर्गत जितना पानी मिल रहा है उससे वो संतुष्ट हैं। तो जब फ्लोर ऑफ द हाउस में ऐसा जवाब आएगा तो फिर वो बहुत दिक्कत होती है, फिर वो गुमराह करने वाली बात हो जाती है। तो ऐसे में अब मुझे लगता है कि दोनों मुख्यमंत्री प्रगतिशील विचारों के हैं, दोनों कांग्रेस पार्टी के हैं। अगर केंद्र में भी कांग्रेस को अवसर मिलता है तो हम इस दिशा में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। हमारे अपने वचन पत्र में भी कमलनाथ जी ने इसका जिक्र किया है कि ट्रीटी के अंतर्गत, संधि के अंतर्गत और अनुबंध के अंतर्गत जितने पानी पर हमारा अधिकार है वो हमको मिलना चाहिए। और मैं तो उससे बढ़कर बात कहूँगी कि मेरी तो ये इसलिए भी प्राथमिकता है कि अपने यहाँ के लोगों की ज़मीनें गई और हमारे यहाँ के लोगों ने ज़मीनें इस खुशी में दी भी कि ये एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट था और सबकी सोच ये थी कि एक तो पानी की समस्या का बड़े पैमाने पर, क्योंकि राजस्थान में भी बहुत सूखे की स्थिति रहती है, उसका हल होगा, साथ में बिजली उत्पादन भी होगा। तो उस वक्त एक बहुत ही कह सकते हैं कि बड़प्पन के साथ हमारे क्षेत्र के किसानों ने राष्ट्र के हित को देखते हुए अपने निजी स्वार्थ का त्याग किया। तो आज उनको उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए, उनको उसके लिए निश्चित तौर पर कुछ न कुछ मिलना चाहिए और उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ।
दीदी एक ख़ास बात हो रही है नीमच शहर के लिए, वो है बंगला बगीचा समस्या। 15,000 परिवार इससे जुड़े हैं। पिछली बीजेपी सरकार ने हल तो निकाला, लेकिन आम लोग ये मानते हैं कि ये संपूर्ण नहीं है, सब लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिला। स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है, इस बारे में आप क्या सोचती है कि आपकी जानकारी में है ये चीज़ें? मेरी जानकारी में तो है, लेकिन मैं चाहती हूँ और मैं इस दौरान ही ये मैं कमिट कर रही हूँ कि मैं अलग अलग रहवासियों से चर्चा करके उनसे एक संवाद करने के बाद निश्चित तौर पर इस प्रसंग को मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार के सामने उठाऊंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार पूरी संवेदनशीलता से सभी वर्गों को शामिल करते हुए इसमें अगर कहीं भी कोई आंशिक संशोधन करना होगा तो उस पर विचार बनाएंगे। दीदी एक अहम बात और थी कि दोनों राज्यों में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। जब एमपी के लोग राजस्थान इलाज के लिए जाते हैं तो उनको अलग से शुल्क देना होता है, जिसको लेके काफ़ी लोग परेशान हैं। इस मुद्दे पे आप कुछ करने का सोचती है? इस मुद्दे पर सबसे पहले तो सबसे बड़ा धरना ही हम लोगों ने दिया उदयपुर में, और उसके बाद जैसे ही सरकार बनी मैंने अशोक गहलोत साहब को और स्वास्थ्य मंत्री को, दोनों को ही इस विषय में पत्र भी लिखा। और सचिन पायलट साहब जो उप मुख्यमंत्री है, उस वक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने उस वक्त भी हमारा साथ दिया था, उनको भी अवगत कराया है। और मुझे लगता है कि आचार संहिता के बाद ये दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। ये थी कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस किसानों की बात करती है, गरीबों का दर्द समझती है और मुद्दों पर राजनीति करती है। ऐसी स्थिति के चलते उनको भरोसा है कि जनता कांग्रेस को जरूर जितवाएगी, लेकिन उनके दावों में कितना दम है इस बात का पता चुनाव नतीजों के बाद ही चलेगा। मेरे सहयोगी श्याम गुजर के साथ मुस्तफ़ा हुसैन, नीमच।